दुबई के एक होटल के कमरा नंबर 2201 में उस रात आखिर हुआ क्या? 24 फरवरी 2018 की रात दुबई से भारत एक ऐसी खबर पहुंचती है जिस पर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता। लोग इसे फर्जी बताने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ये खबर कंफर्म हो जाती है। खबर थी भारत की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन की। आधिकारिक वजह बताई गई, नहाते समय बाथटब में डूबने से मौत। ये मौत दुबई के मशहूर होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के एक कमरे में हुई थी। लेकिन क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई थी? दुबई पुलिस के मुताबिक यही सच था। पर जब आप उनकी मौत से सिर्फ 4 दिन पहले की घटनाओं को देखते हैं और फिर मौत वाली रात कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ, इन सब को जोड़ते हैं, तो ये मान पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि 5 फुट 7 इंच लंबी एक महिला सिर्फ 5 फुट गहरे टब में इतनी आसानी से डूब सकती है। तो फिर असली सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या क्या हुआ था? उस रात होटल के कमरे में कौन मौजूद था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वास्तव में क्या लिखा था? और वे कौन से सवाल हैं जो आज भी इस केस को एक रहस्य की तरह जीवित रखते हैं? आने वाले कुछ मिनटों में हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। आगे चलकर हम दुबई पुलिस की पूछताछ में बोनी कपूर के बयान के बारे में भी बताएंगे और उन बिंदुओं पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने इस केस को और अधिक संदिग्ध बना दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रू क्राइम डेप्थ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब कहानी की शुरुआत पर लौटते हैं। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्री अम्मा यंगर अयप्पन, जिन्हें दुनिया श्रीदेवी के नाम से जानती है। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम छोटा कर लिया और यही नाम एक दिन भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान बन गया। उनकी पर्सनल लाइफ पर समय न लेते हुए अब सीधे बढ़ते हैं उनकी मौत से जुड़ी उन घटनाओं पर जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। 21 फरवरी 2018 फिल्म इंडस्ट्री के प्रभावशाली कपूर खानदान में मोहित मारवा की शादी दुबई में रखी गई थी। शादी उतनी ही हाई प्रोफाइल थी जितनी दोनों फैमिली की पहचान। दुल्हन भारत के बड़े बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। फिल्म जगत से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक कई बड़ी हस्तियां इस शादी में शामिल होने के लिए दुबई पहुंची। तारीख नजदीक आती गई और मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया। 18 फरवरी को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई रवाना होती है। बड़ी बेटी जानवी अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी, इसलिए वे नहीं आ पाई। दुबई पहुंचते ही 19 फरवरी को श्रीदेवी इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करती है। कैप्शन साफ बताता था कि वे शादी के लिए दुबई पहुंच चुकी है। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इंस्टाग्राम पर पहली फोटो पोस्ट करते हैं जिसमें श्रीदेवी भी नजर आती है, पूरी तरह खुश मुस्कुराती हुई। इसके बाद वे एक और ग्रुप फोटो शेयर करते हैं जिसमें श्रीदेवी, अनिल कपूर, करण जौहर और मनीष मल्होत्रा सब साथ में मौजूद थे। 21 फरवरी शादी का मुख्य दिन। श्रीदेवी एक और तस्वीर पोस्ट करती है जिसमें वे मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोतीवाला का स्वागत कर रही थी। इस तस्वीर में श्रीदेवी, अंतरा, खुशी और बोनी कपूर चारों एक फ्रेम में थे। पूरे फंक्शन के दौरान श्रीदेवी बेहद खुश दिखी। वे डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी और बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी। शादी के खत्म होने के बाद उसी शाम बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी के साथ भारत लौट जाते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होना था, इसलिए जाना जरूरी था। लेकिन श्रीदेवी दुबई में रुकने का फैसला करती है। इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। एक, उनकी बहन दुबई में रहती थी जिनसे वे मिलना चाहती थी, और दूसरा, जानवी शूटिंग में बिजी थी, इसलिए श्रीदेवी उनकी शॉपिंग करना चाहती थी। इसी वजह से श्रीदेवी जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में रुक जाती है और उन्हें कमरा नंबर 2201 दिया जाता है। 22 फरवरी को बोनी कपूर लखनऊ में इन्वेस्टर समिट में शामिल होते हैं और अगले दिन 23 फरवरी वे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी नजर आते हैं। उधर दुबई में रुकी हुई श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फोन पर बात करती है। कॉल पर वे बोनी से कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कुछ देर तक दोनों के बीच बातचीत चलती रहती है और फिर कॉल कट हो जाता है। श्रीदेवी की आवाज सुनकर और उनका मिस यू सुनते ही बोनी कपूर अचानक एक सरप्राइज प्लान करते हैं। वे बिना बताए उसी शाम 24 फरवरी को दुबई के लिए उड़ान भरने का फैसला कर लेते हैं। अब आते हैं उस रात पर जिस रात सब कुछ बदल गया। 24 फरवरी की उस रात की 2 कहानियां सामने आती है। सबसे पहले सुनते हैं वो कहानी जो बोनी कपूर ने खुद दुबई पुलिस को पूछताछ के दौरान बताई थी। बोनी कपूर के बयान के अनुसार शाम करीब 6:20 पर वे दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में पहुंचते हैं और सीधा कमरा नंबर 2201 के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं।
अंदर मौजूद श्रीदेवी जैसे ही आवाज सुनती है, दरवाजा खोलती है और सामने बोनी कपूर को देखकर हैरान भी होती है और बेहद खुश भी। दोनों कमरे में आते हैं और कुछ देर तक रोजमर्रा की बातें करते हैं। बातचीत के दौरान बोनी श्रीदेवी को साथ में डिनर पर चलने का प्रस्ताव देते हैं और बोनी के अनुसार श्रीदेवी तुरंत मान जाती है। लगभग आधा घंटा दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। फिर डिनर पर जाने से पहले श्रीदेवी कहती है, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर वे करीब शाम 7 बजे बाथरूम में नहाने चली जाती है। बोनी कपूर कमरे में रुककर टीवी पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहा क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। करीब 20 मिनट बीत जाते हैं। बोनी को महसूस होता है कि श्रीदेवी अभी तक बाहर नहीं आई। वे बाथरूम की ओर देखते हैं और आवाज लगाते हैं, जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ समय बाद वे बाथरूम के दरवाजे के पास जाते हैं और फिर से आवाज देते हैं, लेकिन इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। धीरे धीरे वे घबराने लगते हैं। वे हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर झांकते हैं, लेकिन उन्हें श्रीदेवी दिखाई नहीं देती। बेचैनी बढ़ने पर वे सीधे बाथरूम के अंदर जाते हैं और अंदर घुसते ही उनकी नजर बाथटब पर पड़ती है। टब पानी से पूरी तरह भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई थी। बोनी कपूर घबराहट में तुरंत उन्हें टब से निकालकर फर्श पर लिटाते हैं। वे कई बार उनका नाम लेकर आवाज लगाते हैं, उन्हें हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रीदेवी के शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती। तुरंत बोनी कपूर अपने एक करीबी दोस्त को फोन करते हैं, जो उसी समय दुबई में होटल के पास ही रुके हुए थे। फोन मिलते ही वो दोस्त तुरंत कमरे की ओर दौड़ पड़ता है। स्थिति गंभीर देखते ही होटल के इमरजेंसी विभाग में फोन किया जाता है। डॉक्टर तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन जांच करते ही बताते हैं कि श्रीदेवी की सांसें रुक चुकी है। फिर भी उम्मीद का दामन छोड़ने बिना उन्हें तुरंत अल रशीद अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी डॉक्टर वही कहते हैं, श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। दुबई के स्थानीय समय के अनुसार लगभग रात 9 बजे पुलिस को श्रीदेवी की मौत की सूचना दी जाती है। पुलिस तुरंत होटल पहुंचती है और मामले की जांच शुरू कर देती है। आगे हम बताएंगे कि दुबई पुलिस की जांच में क्या क्या खुलासे हुए, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं उस रात की दूसरी कहानी, जो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल अलग है। दूसरा वर्जन, होटल स्टाफ का दावा। जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के एक सर्विस स्टाफ मेंबर ने घटनाओं का एक बिल्कुल अलग वर्जन सामने रखा। उनके अनुसार 24 फरवरी की शाम श्रीदेवी ने होटल रूम सर्विस पर फोन किया और 1 गिलास पानी मंगाया। कुछ देर बाद स्टाफ पानी लेकर कमरा नंबर 2201 के बाहर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है, लेकिन काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। चिंता होने पर स्टाफ अपने सीनियर को बुलाता है। कई लोग मिलकर और बार बार बेल बजाते हैं, लेकिन कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। आखिरकार मास्टर की से दरवाजा खोला जाता है। अंदर कमरे में श्रीदेवी कहीं दिखाई नहीं देती। फिर उनकी नजर अटैच बाथरूम पर जाती है, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा गया कि श्रीदेवी बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। स्टाफ का दावा था कि उस समय उनकी सांसें चल रही थी, इसलिए बिना समय गवाए उन्हें तुरंत अल रशीद अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में साफ कह दिया, श्रीदेवी अब नहीं रही। यानी होटल स्टाफ के वर्जन और बोनी कपूर के बयान के बीच जमीन आसमान का फर्क था। हैरानी की बात यह है कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी आधिकारिक जांच में शामिल ही नहीं किया। यहाँ तक कि जब स्थानीय अखबारों ने स्टाफ के बयान को प्रकाशित किया, तब भी पुलिस ने इस दूसरे वर्जन की अलग से जांच करने की जरूरत नहीं समझी। पूरी जांच लगभग पूरी तरह बोनी कपूर के बयान पर आधारित रही। 24 फरवरी की रात श्रीदेवी की मौत की पुष्टि होते ही दुबई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर भारत में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन कपूर परिवार ने पहली रात कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया। कुछ देर बाद संजय कपूर ने पुष्टि की कि श्रीदेवी की मौत सीवियर कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से हुई है। लेकिन दुबई पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और जल्द ही इसे दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन विभाग के हवाले कर दिया। दुबई के एक प्रमुख अखबार का दावा था कि बोनी कपूर से 3 से 4 घंटे तक पूछताछ हुई, जबकि एक अन्य अखबार ने लिखा कि उनसे सिर्फ बयान लिया गया, पूछताछ नहीं। खैर, बोनी कपूर को बयान दर्ज होने के बाद छोड़ दिया गया और अंतिम संस्कार के लिए श्रीदेवी के शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद भी दुबई पुलिस बेहद सतर्कता से हर जांच कर रही थी। 25 फरवरी को पोस्टमार्टम किया गया और इसका परिणाम सबको चौंका देने वाला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि श्रीदेवी के शरीर में अल्कोहल के अंश मौजूद थे। मौत के समय वे नशे की हालत में थी। नहाते समय उनका बैलेंस बिगड़ा और वे बाथटब में गिर गई।
खुद को संभाल न पाने के कारण डूबने से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ के सामने लिखा गया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ कि उनके फेफड़ों में काफी मात्रा में पानी मौजूद था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मौत का कारण डूबना ही था। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद भी दुबई पुलिस शव रिलीज नहीं कर रही थी। कई कागजी औपचारिकताएं और कुछ जरूरी जांच अभी बाकी थी। अगले कुछ दिनों में यह भी जांची गई कि क्या श्रीदेवी को जहर दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में किसी भी जहरीले पदार्थ का एक भी निशान नहीं मिला। सब कुछ साफ होने के बाद 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने केस बंद कर दिया और शव को भारत भेजने की मंजूरी दी। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल था, फिर भी कागजी प्रक्रिया बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। बोनी कपूर चाहते थे कि जल्द से जल्द श्रीदेवी का अंतिम संस्कार भारत में किया जाए, लेकिन प्रक्रिया में एक दस्तावेज में कई दिनों का समय लग रहा था। अनिल अंबानी और बोनी कपूर ने कई कोशिशें की, लेकिन कोई तेज प्रगति नहीं हुई। इसी बीच बोनी कपूर ने शाहरुख खान से भी संपर्क किया, क्योंकि दुबई में शाहरुख की पहुंच और पहचान काफी मजबूत थी। शाहरुख की कोशिशों से प्रक्रिया तेज तो हुई, लेकिन उतनी नहीं जितनी परिवार चाहता था। ऐसा लग रहा था कि शव भारत लाने में कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। पूरा कपूर परिवार बेहद परेशान था। तभी कहानी में आता है एक अनोखा व्यक्ति, अशरफ हमाद अल शरीफ। दुबई में रहने वाले अशरफ हमद अल शरीफ नाम के इस शख्स का नाम शायद बहुत लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन परदेश में मुसीबत झेल रहे सैकड़ों हजारों भारतीयों के लिए अशरफ किसी मसीहा से कम नहीं थे। सालों पहले ट्रक ड्राइवर के रूप में यूएई आए अशरफ ने देखा कि जब कोई विदेशी कामगार मर जाता है तो उसका शव अपने देश भेजना परिवार के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। तभी उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे यूएई में बसे गरीब और बेसहारा लोगों का सबसे बड़ा सहारा बन गए। 2018 तक अशरफ 5,670 से अधिक शवों को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में भेजवा चुके थे। इनमें से 4,000 से ज्यादा शव भारत भेजे गए थे। शव को भारत भेजने में कौन कौन से कागज लगते हैं, कौन से विभाग से अनुमति मिलती है और किन प्रक्रियाओं को कैसे तेज किया जा सकता है, अशरफ इन सब में माहिर थे। अशरफ की पहचान दुबई के सरकारी डिपार्टमेंट में काफी मजबूत थी, इसलिए श्रीदेवी के शव को भारत भेजने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथों में ले ली। उनकी कोशिशों की वजह से कुछ ही घंटों में सारे पेपरवर्क क्लियर हो गए और आखिरकार 27 फरवरी की रात श्रीदेवी का शव भारत भेजने की इजाजत मिल गई। दुबई से श्रीदेवी का पार्थिव शरीर अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में श्रीदेवी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि समय बीतता गया और एक के बाद एक नए सवाल उठते चले गए। ऐसे सवाल जिनका जवाब ना तो कभी बोनी कपूर ने दिया और ना ही दुबई पुलिस ने इन सवालों पर कोई दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि लोगों ने शक जताना शुरू किया। क्या वाकई श्रीदेवी की मौत एक हादसा थी या फिर एक बेहद चालाकी से अंजाम दी गई हत्या? अब नजर डालते हैं उन सवालों पर जो इस केस को अब तक रहस्यमय बनाए हुए हैं और मर्डर थ्योरी को हवा देते हैं। पहला बड़ा सवाल यही है कि 24 फरवरी की रात को क्या हुआ। इसे लेकर दो अलग अलग कहानियां सामने आई। पहली कहानी बोनी कपूर के मुताबिक है, जिन्होंने ही सबसे पहले बाथटब में गिरी हुई श्रीदेवी को देखा। दूसरी कहानी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर के दावे पर आधारित है। स्टाफ ने कहा कि श्रीदेवी ने शाम को रूम सर्विस के लिए पानी मंगाया था। जब स्टाफ पानी लेकर पहुंचा, काफी देर बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अंत में मास्टर की से कमरे का दरवाजा खोला गया और श्रीदेवी बाथरूम के फर्श पर बेहोश पाई गई। स्टाफ के मुताबिक उस समय उनकी सांसें चल रही थी, इसलिए तुरंत उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। अब सवाल उठता है, आखिर सच कौन बोल रहा था? अगर इन दोनों वर्जन की गहराई से जांच होती तो शायद वो सच्चाई सामने आती जो आज तक रहस्य बनी हुई है। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा शक बोनी कपूर पर है। बोनी कपूर ने कहा कि उन्होंने बाथटब में बेहोश पड़ी श्रीदेवी को देखा, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इमरजेंसी की स्थिति में आमतौर पर लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, होटल स्टाफ को सूचित करते हैं या सीधा पुलिस को फोन करते हैं, मगर बोनी कपूर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त को फोन किया जो उनके होटल के करीब ही ठहरा था। दोस्त को आने में समय लगा और इस दौरान बोनी कपूर ने किसी डॉक्टर, होटल मेडिकल टीम या पुलिस से संपर्क नहीं किया। सवाल यही उठता है, क्यों? क्योंकि हर सेकंड कीमती था। तो फिर बोनी कपूर ने तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये चुप्पी आज तक शक पैदा करती है। सारा बड़ा सवाल 240 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस है। निर्देशक सुनील सिंह ने दावा किया कि श्रीदेवी ने कुछ समय पहले ओमान में ये इंश्योरेंस करवाया था।
और इस इंश्योरेंस की एक बेहद अजीब शर्त थी। पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। इस शर्त ने पूरे केस को और भी संदिग्ध बना दिया। लोगों ने आरोप लगाए कि कहीं ये इंश्योरेंस की रकम पाने की साजिश तो नहीं। सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इंडिपेंडेंट जांच की मांग की, लेकिन दोनों जगह उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इन दावों पर भी बोनी कपूर की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया और ना ही दुबई पुलिस ने इस पहलू की जांच में दिलचस्पी दिखाई। इस पूरे मामले में जिस वजह को श्रीदेवी की मौत का कारण बताया गया, वही सबसे बड़ा सवाल भी बन जाता है। कहा गया कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि जिस होटल के बाथटब में श्रीदेवी मिली उसकी लंबाई सिर्फ 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। अब सवाल उठता है, क्या 5 फीट 7 इंच लंबी महिला 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूब सकती है? ये तभी संभव लगता है जब उन्हें किसी ने बाहर से कंट्रोल किया हो या परिस्थिति सामान्य न रही हो। भारत में सबसे पहले बताया गया कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये बयान उनके देवर संजय कपूर ने दिया था, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं बल्कि डूबना है। तो फिर हार्ट अटैक वाली कहानी कहां से आई? कुछ करीबी लोगों ने कहा कि श्रीदेवी शराब जरूर पीती थी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि पूरी तरह से नियंत्रण खो दे। तो क्या किसी ने जबरदस्ती उन्हें बहुत ज्यादा शराब पिलाई? क्या यही उनके बेहोश होने और मौत का कारण बना? ये भी एक बड़ा अनसुलझा सवाल है। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी मुंबई लौट गए, लेकिन कहा गया कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने और अपनी बहन से मिलने के लिए दुबई रुकी थी। लेकिन होटल रिकॉर्ड बताते हैं कि 22 तारीख को चेक इन करने के बाद अगले 48 घंटे तक, यानी मौत के समय तक, श्रीदेवी एक बार भी कमरे से बाहर नहीं आई। तो फिर वो शॉपिंग कब गई? अपने आप को कमरे में बंद क्यों रखा? क्या उस कमरे में उनके साथ कोई और था? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ भारतीय अधिकारियों ने भी दावा किया कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल नहीं थी बल्कि हत्या हुई है, और ये दावे कोई मामूली अधिकारी नहीं कर रहे थे बल्कि एक राज्य के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। सबसे बड़ा बयान केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह का आया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों से बात करने और केस को समझने के बाद उनका मानना है कि 1 फीट गहरे बाथटब में कोई तभी डूब सकता है जब किसी ने उसका पैर पकड़कर रोका हो। उनके मुताबिक ये मौत सामान्य नहीं लगती बल्कि हत्या की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच तो यह है कि इस पूरी घटना में किस कमरे में क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बनी और बाथटब में श्रीदेवी कैसे पहुंची, ये सब शायद केवल बोनी कपूर ही जानते हैं। कमरा नंबर 2201 में उन 4 घंटों के दौरान क्या हुआ, ये दुनिया उन्हीं की बात पर भरोसा करके जानती है। असली सच शायद केवल ऊपर वाला ही जानता होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या श्रीदेवी की मौत वाकई एक हादसा थी, या फिर जैसा कई अधिकारी और लोग कहते हैं ये एक सुनियोजित हत्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ट्रू क्राइम डेप्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि क्राइम और मिस्ट्री की ऐसी ही सच्ची कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।